हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी पर बात करने वाले हैं जिनके सिर्फ नाम से ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। आज हम गहराई से समझेंगे अमर शहीद भगत सिंह की उस वैचारिक यात्रा को जिसने सच में पूरे देश की सोच को बदल कर रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अब देखिए, हम सबने ये नारा सैकड़ों बार सुना है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये एक ऐसी गूंज थी जिसने उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। भगत सिंह के लिए इस क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा या हिंसा बिल्कुल नहीं था। उनके लिए इसका असली मतलब था उन हालातों को पूरी तरह से बदलना जो अन्याय से पैदा हुए थे और जिन्होंने हमारे भारतीय समाज को जकड़ रखा था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक युग प्रवर्तक के रूप में भगत सिंह। दूसरा, उनका बचपन और देशभक्ति की नींव। तीसरा, गांधी जी से उनका मोहभंग। और चौथा, प्रतिशोध और उनका सर्वोच्च बलिदान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, युग प्रवर्तक शहीद भगत सिंह। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सच में एक नए युग की शुरुआत की। 24, जी हाँ, सिर्फ 24 साल, 23 मार्च 1931 को जब उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी। अब जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इतिहास पे इतना गहरा, इतना अमिट प्रभाव छोड़ना, ये साफ साबित करता है कि इतिहास उम्र से नहीं बल्कि आपके विचारों की गहराई से रचा जाता है। और ये चीज़ उनके काम में बहुत ही शानदार तरीके से झलकती है। उन्होंने हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। चाहे पंजाब में नौजवान भारत सभा बनाना हो, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना करनी हो, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना हो, या फिर सोती हुई अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना हो, ये सारी चीजें कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थीं। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा थीं जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही पलट दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। आखिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच आई कहाँ से? चलिए समझते हैं उनके बचपन और देशभक्ति की नींव को। 27 सितंबर 1907, पंजाब का खटकर कलां गांव। यहीं विद्यावती और सरदार किशन सिंह की तीसरी संतान के रूप में भगत सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक ऐसा माहौल मिला जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव था। और आपको बता दूं, आज इस जिले को उनके सम्मान में शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं ना कि कोई बात खून में होती है, भगत सिंह के लिए देशभक्ति बिल्कुल वैसी ही थी। उनका पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता एक प्रमुख नेता थे और उनके चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के अहम सदस्य थे। वही गदर पार्टी जो अमेरिका में बनी थी ताकि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंका जा सके। तो इस पारिवारिक माहौल का उस युवा दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। अगर हम उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 1907 में जन्म हुआ, फिर 1916 में लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ते हुए वो लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं के संपर्क में आए। और फिर आता है साल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने उस युवा लड़के की राजनीतिक चेतना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उस भयानक नरसंहार के वक्त भगत सिंह की उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। सोचिए, 12 साल का एक बच्चा घटना के ठीक अगले दिन जलियांवाला बाग जाता है और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी इकट्ठा करता है। उन्होंने उस मिट्टी को जिंदगी भर एक निशानी की तरह अपने पास रखा। इस घटना ने उनके अंदर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के संकल्प को पत्थर की लकीर बना दिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां उनका गांधी जी के रास्ते से मोह भंग हुआ और उन्होंने क्रांति का नया रास्ता चुना। देखिए, 1921 में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरे जोश के साथ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। लेकिन 1922 में जब गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने अचानक वो आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से भगत सिंह बहुत ज्यादा निराश हुए। उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच आगे की पढ़ाई के लिए वो लाहौर के नेशनल कॉलेज गए और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, शादी से बचने के लिए वो घर से भागकर कानपुर चले गए थे। वहीं उनकी मुलाकात क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई और यहीं से उन्होंने क्रांति का अपना पहला पाठ सीखा।
अब इस पॉइंट पर आकर अगर हम इतिहास को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ था मुख्यधारा का आंदोलन जिसे गांधी जी और कांग्रेस चला रहे थे, जो पूरी तरह अहिंसा पर टिका था। और दूसरी तरफ था भगत सिंह का वैकल्पिक दृष्टिकोण। वो सशस्त्र क्रांति और यूरोपीय समाजवाद से प्रेरित थे। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सत्ता हासिल करके पूरे समाज का नए सिरे से निर्माण करना था। ये आज़ादी हासिल करने का एक बहुत ही मजबूत दूसरा विकल्प बनकर उभरा। और अपनी इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस संगठन का एकदम साफ मकसद था पूरे पंजाब के युवाओं तक क्रांति का संदेश पहुंचाना। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक छात्र कार्यकर्ता नहीं रहे थे, बल्कि वो एक बेहतरीन आयोजक बन चुके थे, जो बाकायदा एक क्रांतिकारी नेटवर्क तैयार कर रहा था। बात यहीं नहीं रुकी। 1928 में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी HSRA की नींव रखी। इसका लक्ष्य था हथियारों की क्रांति के जरिए भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना। उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में इतना कुछ पढ़ रखा था कि वो समाजवाद की तरफ बहुत आकर्षित थे, और यही उनके अंदर समाज को जड़ से बदलने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण बना। और अब हम आते हैं इस कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से पर, प्रतिशोध और वो सर्वोच्च बलिदान जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यहाँ से घटनाओं का एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उन पर पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया, जिसमें उनकी जान चली गई। इस मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने की कसम खाई गई, लेकिन एक चूक हो गई और स्कॉट की जगह गलती से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स मारा गया। इस वजह से फांसी से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। अब जरा सोचिए, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने लोगों के गुस्से की असली वजह समझने के बजाय तानाशाही का शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू करने की कोशिश की। ये एक ऐसा क्रूर कानून था जिससे पुलिस को किसी भी जुलूस को रोकने और महज शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की खुली छूट मिल जाती। मजेदार बात यह है कि ये कानून सेंट्रल असेंबली में वोटिंग के दौरान हार गया था। फिर भी अंग्रेज सरकार इसे एक अध्यादेश के रूप में जबरदस्ती थोपना चाहती थी। इसी तानाशाही का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में एक प्रतीकात्मक बॉम्ब फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। अंग्रेजों ने भले ही उन्हें आतंकवादी कहा हो, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भगत सिंह व्यक्तिगत आतंकवाद के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए ये धमाके हिंसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक संदेश थे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, तो भगत सिंह सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विजनरी थे। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक सत्ता हासिल करके भारतीय समाज का एक नए सिरे से पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना चाहते थे। वो सच में अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। और यही चीज आज हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक अन्यायपूर्ण समाज को बदलने के लिए युवा भगत सिंह का वो जो क्रांतिकारी विजन था, क्या वो आज के इस आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और ऐसे ही अहम विचारों को हमेशा जिंदा रखें।